Good afternoon, dear students. I am Wasim Raza from Swami Sahajanand Polytechnic Institute. डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको थोड़ा बताने जा रहे हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर क्या है और वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए हम ये चीज़ जान जाएं कि ये इंडक्शन मोटर है तो हम इसको इंडक्शन मोटर ही क्यों कहते हैं। इंडक्शन मोटर जिस प्रकार से हमने पढ़ा डीसी मोटर के बारे में कि डीसी मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम थोड़ा सा याद करें उसको, तो उसमें क्या होता है कि डीसी मोटर में जो हम डीसी सप्लाई दी जाती है वह कम्यूटेटर और ब्रशेस की सहायता से उसके आर्मेचर वाइंडिंग को डायरेक्ट दिया जाता है। यानी जो उसका आर्मेचर कौन सा, उसका जो रोटेटिंग पार्ट है जो घूम रहा है वो उसका आर्मेचर है। तो वहाँ पर जो डायरेक्ट सप्लाई हम जो दे रहे हैं डीसी सप्लाई, वो कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से डायरेक्ट दिया जा रहा है। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वह एक कंडक्शन मोटर है, डीसी मोटर। इसी प्रकार से अगर इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में जो इसका रोटेटिंग पार्ट है जिसको हम रोटर कहते हैं, उस रोटर को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, उसमें जो सप्लाई दिया जाता है वह स्टेटर वाइंडिंग पे दिया जाता है, जो उसका स्टेशनरी भाग है, जो स्थिर भाग है, वहाँ पे सप्लाई दिया जाता है एसी सप्लाई। और इंडक्शन के फिनोमेना से वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है रोटर पर, तब जाकर के वो मूव करता है। यानी कि उस पर इंडक्शन का प्रभाव होता है जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इंडक्शन मोटर जो चाहे सिंगल फेज की हम बात करें या थ्री फेज की बात करें, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो सप्लाई दी जाती है वह उसकी स्टेटर वाइंडिंग को दिया जाता है और इंडक्शन के प्रभाव से उसके जो रोटेटिंग पार्ट है या आर्मेचर कहो या रोटर कहो, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगी और उस कारण से उसमें सप्लाई प्रदान होती है जिससे वह फिर मूव करता है। तो हम जो है एक बात करें थ्री फेस इंडक्शन मोटर की वर्किंग और प्रिंसिपल उसके, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि उसके स्टेटर वाइंडिंग को जब हम थ्री फेस एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या प्रभाव होगा। जैसे ही थ्री फेस एसी सप्लाई से इंडक्शन मोटर के स्टेटर को कनेक्ट किए तो यह एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा और वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वह होती है 3/2 5 मैक्स। यानी 5 मैक्सिमम, तो आप समझ रहे होंगे जो फ्लक्स का, जैसे ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो 5 मैक्स ये है फ्लक्स के लिए, ये इसकी वैल्यू कितनी है 5 मैक्स। तो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है लगभग उसका 1.5 गुना होता है थ्री फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इससे ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि जो थ्री फेस जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है वह एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि ये 5 मैक्स क्या है, कांस्टेंट है, 3/2 ये भी कांस्टेंट है। तो थ्री फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वह कांस्टेंट होगा, बट यह रोटेटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगे हाथ हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, अगर किसी डीसी सप्लाई के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है डीसी सप्लाई से, तो वह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा जैसे डीसी होता है। ठीक है, डीसी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड होता है। एसी के लिए अगर हम बात करें तो एसी में मैग्नेटिक फील्ड सिंगल फेस में भी होती है और मल्टी फेस में भी होती है। तो सिंगल फेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। वो वही होती है जो एसी के लिए, सिंगल फेस एसी के लिए होती है। जैसे वही की वैल्यू हम लिखते हैं ना, वोल्टेज V = V मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई ऐसे लिखते हैं सिंगल फेस के लिए, I मैक्स साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से जो एसी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसकी भी वैल्यू यही होगी 5 मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये सिंगल फेस। मगर एक होता है एसी में ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, ये किस में होगा, मल्टी फेस में होगा। अगर मल्टी फेस की हम बात करें तो मल्टी फेस के लिए जैसे देखें, मल्टी फेस में 2 फेस है, कोई भी सप्लाई 2 फेस है तो 2 फेस के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी वह होती है 2 फेस के थ्रू 5 मैक्स।
कितना होगा, 2 फेज के द्वारा जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है वह 5 होगा। 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट ये क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नीट्यूड तो क्या इसका कांस्टेंट है, बट इसका डायरेक्शन वो कांस्टेंट नहीं है, यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक इसी तरीके से अगर 3 फेज सप्लाई है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, तो यह होता है 3/2 5 मैक्स। ठीक है, 3/2 5 मैक्स। ये कितना हो रहा है, जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है उसका 1.5 गुना होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब हम जान गए हैं। तो हम बताने जा रहे हैं आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है क्या है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, कैसे उसका रोटर मूव करता है। तो इस चीज़ को आप समझो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जब उसके स्टेटर पे 3 फेज एसी सप्लाई से हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद अब यह एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा। कितना, 3/2 5 मैक्स। अब यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के जो कंडक्टर हैं उस कंडक्टर को जब ये कट करेंगे तो रोटर कंडक्टर पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्योंकि यह मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट ये क्या है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, रोटेट कर रहा है। तो इसके वजह से जब ये एयर गैप में, रोटर और स्टेटर के बीच जो एयर गैप है उसमें ये रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद जो रोटर के कंडक्टर हैं उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से अगर रोटर कंडक्टर शॉर्ट है तो शॉर्ट होने के बाद उसमें इंड्यूस्ड करंट भी उत्पन्न होगी, और जब रोटर कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुई तो उसके बाद यह खुद अपना एक निजी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। बात समझ गए। तो अब यहाँ पर 2 मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक तो वो आ गई जो हमने स्टेटर पे 3 फेज एसी सप्लाई प्रदान की, जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है 3/2 5 मैक्स, ये हुआ। और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड वह हो गए जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर पे जो उत्पन्न हुआ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उसके कंडक्टर शॉर्ट हुए, और शॉर्ट होने के बाद जब उसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुई तो उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से फिर वह भी मैग्नेटिक फील्ड अपना निजी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, रोटर कंडक्टर। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड हुई, किसके किसके थ्रू, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो 3 फेज एसी सप्लाई से हुआ था, और दूसरा रोटर के थ्रू जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, रोटर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है ये। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण, ठीक, रोटर के कंडक्टर पर एक फोर्स डेवलप होगा, और फोर्स जब डेवलप होगा तो उस पर एक टार्क उत्पन्न होगा, उस टार्क की वजह से वह मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये समझो कि जो रोटर पर टार्क उत्पन्न हुआ है या रोटर पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम यहाँ पर इस फिगर की सहायता से भी हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये पहला वाला फिगर है, ये फर्स्ट आप मान लो। पहले वाले फिगर में यहाँ पर ये जो दिखाए गए ये रोटर के कंडक्टर हैं, ठीक, रोटर के कंडक्टर, ये स्टेटर फ्लक्स हैं, स्टेटर के द्वारा जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर भी एक बार हम आपको रिपीट ये कर देना चाहते हैं कि जब जैसे ही हमने स्टेटर पे 3 फेज एसी सप्लाई प्रदान की, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के जब ये रोटर के कंडक्टर को ये कट करेगा तो यहाँ पर रोटर के कंडक्टर अभी किस अवस्था में, स्टेशनरी अवस्था में है, ठीक है। रोटर कंडक्टर स्टेशनरी है, और रोटर स्टेटर के थ्रू जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है वह, उसकी स्पीड क्या है, ns सिंक्रोनस स्पीड है, और रोटर कंडक्टर क्या है, स्टेशनरी है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ns - 0 = ns, ये रिलेटिव स्पीड हो गई। अब ns जो है ये इसकी रिलेटिव स्पीड है। अब इस रिलेटिव स्पीड की वजह से रोटर कंडक्टर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, और जैसे ही रोटर कंडक्टर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज उसकी जो फ्रीक्वेंसी f, वही रोटर कंडक्टर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ईएमएफ का, वह डिपेंड करेगा इस रिलेटिव स्पीड पर, ns पर, ठीक है। तो अब ये इसकी मैग्नीट्यूड इस पर डिपेंड किया। अब इस कंडक्टर को हमने शॉर्ट किया किसी के भी थ्रू, किसी वायर के थ्रू या किसी रॉड के थ्रू शॉर्ट करने के बाद इसमें करंट फ्लो होगी, और करंट जैसे ही फ्लो होगी तो यह
अपना खुद का निजी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाया गया है, जो कि क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ पर रोटर स्टेटर के थ्रू जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने माना क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रोटर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है, उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड, वह एंटी क्लॉकवाइज हुई। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार, जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार अगर हम इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन देखें तो वह आएगा आपका अपवर्ड। अपवर्ड को ये डॉटेड से शो कर रहे हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, यह डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन ये होगा इसका। अब क्या है, यहाँ पे लेंज लॉ लगेगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यह हमेशा अपने कारण का विरोध करता है। जिस कारण यह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करेगा। तो ये करंट इसमें जब फ्लो हो रही है तो यह करंट क्या है, अपने कारण का विरोध करेगा। और किस वजह से इसमें करंट फ्लो हो रही है, यह रिलेटिव स्पीड की वजह से। तो इसका विरोध कैसे करेगा, यानी NS को क्या करने की कोशिश करेगा, NS को कम करने की कोशिश करेगा। और NS को कम कैसे किया जाता है, जब इस कंडक्टर की कोई स्पीड होगी तभी तो NS को कम किया जा सकता है। अगर मान लो यहाँ पे अभी स्टेशनरी अवस्था में 0 है तो NS मैक्सिमम है। जब यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी तब यह NS रिलेटिव स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अब इससे कम होगी। अब क्या ये भी इस पे एक फोर्स उत्पन्न होगा, इस कंडक्टर पे भी एक फोर्स उत्पन्न होगा। अब ये किस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में रोटर के कंडक्टर घूमने का प्रयत्न करेंगे, जिससे रिलेटिव स्पीड कम होगी। तब जब 0 की कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पे NS कम होगी। तो इसकी कोशिश यही होगी कि विरोध करने का मतलब ये है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि यह इसको ला करके 0 पे करे। ठीक है, रिजल्टेंट को, यह 0 पर कब होगा, जब ये जो 0 स्पीड है कंडक्टर की, रोटर कंडक्टर की, जब यह NS को पकड़ लेगा तभी ये 0 होगा। ठीक है, तो रोटर के कंडक्टर की ट्राई ये होगी कि यह किसी भी तरीके से यह सिंक्रोनस स्पीड को प्राप्त कर ले। तो ये जिस स्पीड से ये घूम रहा है उसी स्पीड से यह रोटर के कंडक्टर उसी डायरेक्शन में घूमने का प्रयत्न करेंगे। और इसकी कोशिश यही होगी कि यह किसी भी तरीके से सिंक्रोनस स्पीड को प्राप्त कर ले। और जब ये सिंक्रोनस स्पीड को जब प्राप्त करेंगे तभी रिलेटिव स्पीड 0 होगी। बट ऐसा हो नहीं पाएगा, ये जो भी मैक्सिमम स्पीड होगी ये सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होगी। तीसरे फिगर में यहाँ पर हम इससे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर भी, कि एक ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये रोटर कंडक्टर के थ्रू जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इनका जो रिजल्टेंट है किसी एक कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो इसके लेफ्ट हैंड में यह ज़्यादा डेंस हो जाता है। ठीक है, और राइट साइड में यह कम होता है बहुत। तो अब ये जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इधर काफ़ी सघन है, बहुत घना है, क्राउडेड है इधर। तो अब इसका प्रयत्न क्या होता है, इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ लगेगा फोर्स। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ एक फोर्स लगेगा और उससे वो टार्क उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर भी एक तरीके से प्रूव हो गया कि जो स्टेटर की फील्ड है, सॉरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो डायरेक्शन, वही डायरेक्शन इस रोटर के कंडक्टर का भी होगा। ओके, थैंक यू।